Welcome friends. In this video, we learn about the first Constitutional Amendment Act of 1951. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 में इम्प्लीमेंट किया गया था और अगले ही साल एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले इलेक्शन होने से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ले आया। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में टोटल 14 सेक्शंस थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को अमेंड या इंसर्ट करते हैं, यानी इस अमेंडमेंट के थ्रू कुछ नए चेंजेस ऐड किए गए और कुछ एग्जिस्टिंग रूल्स को मॉडिफाई किया गया। इस फर्स्ट अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाना, ताकि जो इनिशियल चैलेंजेस और इश्यूज थे उनको एड्रेस किया जा सके। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10 आर्टिकल्स को अमेंड किया और साथ ही एक नया आर्टिकल इंसर्ट भी किया। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 85, 87, 174, 176, आर्टिकल 341, आर्टिकल 372 और आर्टिकल 376 को अमेंड किया गया। आर्टिकल 31 के क्लॉज ए और 31 के क्लॉज बी को इंसर्ट किया गया। इसके साथ ही 9th शेड्यूल को भी इंसर्ट किया गया। इस अमेंडमेंट का मेन फोकस था कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस लाना जो ज़रूरी थे, जैसे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 में जो चेंजेस किए गए उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट सिटीजन्स के राइट्स पर पड़ा। आर्टिकल 31 के क्लॉज बी के थ्रू 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कुछ लॉज को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन मिल गई, यानी कोर्ट्स में उन लॉज को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं इस अमेंडमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स। आर्टिकल 15 के अंडर 4th क्लॉज को ऐड किया गया, जिसमें गवर्नमेंट को यह अथॉरिटी दी गई कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। अब आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 गवर्नमेंट को ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकेंगे कि वो इन सोशल ग्रुप्स जैसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए बेनिफिट्स को इंट्रोड्यूस कर सके। आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में मॉडिफिकेशन किया गया जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में आता है। इस अमेंडमेंट से फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया गया ताकि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को इंश्योर किया जा सके। इसके साथ ही आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 में एक सब्स्टिट्यूशन भी किया गया। अगर गवर्नमेंट किसी ट्रेड या बिजनेस को अपनी मोनोपोली बनाता है या फिर उसका नेशनलाइजेशन करता है तो उसे इनवैलिड नहीं कंसीडर किया जाएगा। कोई पर्सन इस ग्राउंड पर कोर्ट में नहीं जा सकता कि उसका राइट टू ट्रेड या बिजनेस वायलेट हुआ है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी ट्रेड या बिजनेस को नेशनलाइज करे और ये राइट लोगों के ट्रेड या बिजनेस करने के राइट के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। इस प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव ये था कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम किया जा सके बिना किसी लीगल ऑब्स्ट्रक्शन के। आर्टिकल 31 के क्लॉज ए और आर्टिकल 31 के क्लॉज बी को सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को दूर किया जाए। इससे जो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए उनको लीगल प्रोटेक्शन मिल गई, जिससे उनको चैलेंज करना मुश्किल हो गया। आर्टिकल 31 के क्लॉज ए को अमेंड करने का मेन ऑब्जेक्टिव ही था कि जमींदारी सिस्टम को खत्म किया जाए, परमानेंट सेटलमेंट को अबॉलिश किया जाए बिना कोर्ट्स के इंटरफेरेंस के। जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया तब स्टेट गवर्नमेंट्स ने कई एग्रेरियन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। इनमें से एक था बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 का इंट्रोडक्शन। इस एक्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी कि वो जमींदारों की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सके। हालांकि इस प्रॉपर्टी के बदले जमींदारों को कंपनसेशन भी दिया गया, लेकिन यह कंपनसेशन डिस्क्रिमिनेटरी था, यानी किसी को कम किसी को ज्यादा। जब यह एक्ट सर कामेश्वर सिंह वर्सेस प्रोविंस ऑफ बिहार 1951 के केस में पटना हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया, कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया क्योंकि ये आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता था। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए
आर्टिकल 31 का क्लॉज ए को इंट्रोड्यूस किया गया। इस प्रोविजन के थ्रू गवर्नमेंट को ये पावर मिली कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सके और कोई भी पर्सन इस एक्विजिशन को पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ग्राउंड पर चैलेंज नहीं कर सकता। इस आर्टिकल ने गवर्नमेंट के एग्रेरियन रिफॉर्म्स को लीगली प्रोटेक्ट भी किया और जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड किया। आर्टिकल 31 का क्लॉज ए को आगे और 3 अमेंडमेंट्स के थ्रू मॉडिफाई किया गया है, जिसमें 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 31 के क्लॉज बी और 9th शेड्यूल के एडिशन के बारे में, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए थे। आर्टिकल 31 का क्लॉज बी और 9th शेड्यूल इन दोनों प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का पर्पस यही था कि कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस को ऐसे प्रोटेक्शन दी जाए ताकि उन्हें फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के नाम पर चैलेंज ना किया जा सके। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लॉ या एक्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट भी हो, लेकिन अगर उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फर्स्ट अमेंडमेंट के टाइम पर ऐसे 13 एक्ट्स को ये प्रोटेक्शन दी गई जो मोस्टली लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे, लेकिन आगे चलकर कई और अमेंडमेंट्स के थ्रू ये लिस्ट 284 एक्ट्स और रेगुलेशंस तक बढ़ गई। ये 13 लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशंस जो पहले ऐड किए गए थे, उनका पर्पस जमींदारी को खत्म करके एग्रेरियन रिफॉर्म्स को लाना था ताकि किसानों को ज्यादा राइट्स मिल सके। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप था सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने के लिए। इस तरह आर्टिकल 31 का क्लॉज बी और 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके काफी रिफॉर्म्स को लीगल प्रोटेक्शन दी गई है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आर्टिकल 85 और आर्टिकल 174 को अमेंड किया गया। ये आर्टिकल सेशंस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को गवर्न करते हैं। आर्टिकल 85 को सेक्शन 6 के थ्रू अमेंड किया गया, जिसमें यह बताया गया कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को बुला सकते हैं और हाउस के 2 सेशंस के बीच का गैप 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट हाउस को प्रोरोग और लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। प्रोरोगेशन और डिसॉल्यूशन में डिफरेंस है। प्रोरोगेशन यानी सेशन को एंड करना, लेट्स से बजट सेशन, विंटर सेशन को एंड करना, वहीं डिसॉल्यूशन यानी लोकसभा को डिसॉल्व करना, यानी न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी। इसी तरह सेक्शन 8 के थ्रू आर्टिकल 174 को भी अमेंड किया गया, जिसमें गवर्नर को ये पावर्स दिए गए स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए। ये बिल्कुल आर्टिकल 85 की तरह ही है, बस स्टेट लेवल पर ये पावर्स गवर्नर के पास होती है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 87 और आर्टिकल 176 में भी अमेंडमेंट्स किए। इन दोनों आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा और गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेचर्स को स्पेसिफिक ओकेशन पर एड्रेस करना जरूरी है। ये स्पेसिफिक ओकेशन इलेक्शन के बाद का फर्स्ट सेशन और हर साल का पहला सेशन होता है। इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर का स्पेशल एड्रेस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होता, बल्कि ये एक मोशन ऑफ थैंक्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट के लिए मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है। इसके अलावा आर्टिकल 87 और आर्टिकल 176 के एक और क्लॉज में चेंज किया गया। ये क्लॉज कहता है कि हर हाउस के रूल्स के अकॉर्डिंग स्पेशल एड्रेस में उठाए गए मैटर्स पर डिस्कशन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट किया जाएगा। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 में भी अमेंडमेंट्स किए। इस अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट को ये पावर थी कि वो स्पेसिफाई कर सके कि कौन सी कास्ट, रेसेस या फिर ट्राइब्स को किस स्टेट के लिए शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना है। अगर कोई स्टेट फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट ए या फिर पार्ट बी में आती है तो प्रेसिडेंट को उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करना जरूरी था, लेकिन आगे चल के 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू इस प्रोविजन को ओमिट कर दिया गया। आर्टिकल 372 एक ट्रांजिशनल प्रोविजन है जो एग्जिस्टिंग लॉज को एडेप्ट करने के लिए बनाया गया था। आर्टिकल 372 का क्लॉज 2 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है
कि वो 1949 से 2 साल तक एग्जिस्टिंग लॉज में मॉडिफिकेशंस करें। 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट किया गया तब यह टाइम पीरियड 2 साल था, लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के बाद इसे 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया ताकि एग्जिस्टिंग लॉज में मॉडिफिकेशंस हो और नए रूल्स और लॉज को स्मूथली इंप्लीमेंट किया जा सके। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 ने आर्टिकल 376 में भी अमेंडमेंट्स किए। पहले ये प्रोविजन था कि जजेस सिर्फ अपनी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में ही सर्व कर सकते थे, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद एक प्रोविंस का जज किसी दूसरी प्रोविंस के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज बन सकता है। इस तरह फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से जजेस को और फ्लेक्सिबिलिटी मिली ताकि वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में भी सर्व कर सकें। ओवरऑल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बड़े चेंजेस लेकर आया। सबसे इम्पोर्टेंट चेंज था आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 का एडिशन। इसके थ्रू स्टेट को ये पावर दी गई कि वो बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सके। इसका पर्पस था इन कम्युनिटीज का अपलिफ्टमेंट करना। दूसरा इम्पोर्टेंट चेंज था राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पर आने वाली रिस्ट्रिक्शन को वाइड करना। ये रिस्ट्रिक्शन अब ज्यादा ब्रॉड हो गई, जिसमें पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस जैसे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया गया। तीसरा और लास्ट मेजर चेंज था आर्टिकल 31 का क्लॉज ए, आर्टिकल 31 का क्लॉज बी और 9th शेड्यूल का एडिशन। इनके थ्रू लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे एग्रीकल्चरल सेक्टर को अपलिफ्ट किया जा सके। ये चेंजेस जमींदारी सिस्टम को खत्म करने और इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए किए गए थे। तो ये 3 मेजर चेंजेस थे जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू लाए गए और इनका काफी डीप इम्पैक्ट रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और कंट्री के डेवलपमेंट पर।